जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो वो लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं थी। नहीं, एक लड़ाई भारत के भीतर भी चल रही थी। इस सवाल पर कि एक आज़ाद भारत असल में होगा कैसा। ये कोई एक विचार नहीं था, बल्कि विचारों का एक असली युद्ध था। और जानते हैं, इसी एक बुनियादी सवाल ने दो बहुत ही शक्तिशाली नज़रियों को जन्म दिया। ये वो नज़रिए हैं जो आज भी भारत की राजनीति और समाज को आकार देते हैं। तो आज हम इन्हीं दो दृष्टिकोणों की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन विचारों की जड़ों को जानेंगे, इनके बीच के टकराव को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आज के भारत में इनकी क्या अहमियत है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम अक्सर स्वतंत्रता संग्राम को एक सिंगल एकजुट आंदोलन के तौर पर देखते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर भविष्य के भारत को लेकर बहुत सारे मतभेद थे। और इस वैचारिक युद्ध क्षेत्र के केंद्र में थे दो बहुत बड़े विचारक, एक विनायक दामोदर सावरकर और दूसरे भीमराव रामजी अंबेडकर। दोनों ने ही राष्ट्र की दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल परिकल्पनाएं हमारे सामने रखीं। चलिए पहले सावरकर के दृष्टिकोण को समझते हैं। उन्होंने हिंदुत्व की एक अवधारणा पेश की, जो एक कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित थी। सावरकर के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी पहचान थी जो भारत की सभ्यता की विरासत से जुड़ी थी। और उनकी जो मशहूर किताब है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, वो इसी विचार को एकदम साफ करती है। तो फिर इस परिभाषा के अनुसार हिंदू कौन था? देखिए, सावरकर ने दो मुख्य शर्तें रखीं। पहली कि व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि माने, और दूसरी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, कि वो भारत को अपनी पुण्य भूमि यानी अपनी पवित्र भूमि भी माने। अब इस मानदंड से हुआ ये कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन तो इसमें शामिल हो गए, लेकिन मुसलमान और ईसाई नहीं, क्योंकि उनकी पवित्र भूमि भारत से बाहर है। इस पूरी विचारधारा को 3 पिलर्स पर बनाया गया था। पहला, एक साझा वंश जो लोगों को एक रिश्तेदारी की भावना से जोड़े। दूसरा, एक साझा संस्कृति जिसमें हमारी भाषा और परंपराएं शामिल हैं। और तीसरा, एक साझा भूमि जिसे हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एक पवित्र भौगोलिक इकाई माना गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे दृष्टिकोण पर। ये था डॉक्टर BR अंबेडकर का नजरिया, और उनके लिए राष्ट्र की नींव किसी संस्कृति पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर टिकी थी। अंबेडकर ने ना राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया। उनके लिए सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पा लेना ही काफी नहीं था। अरे, असली आज़ादी तो तब मिलती जब देश के अंदर का जो सामाजिक उत्पीड़न है, खासकर जाति व्यवस्था, उससे मुक्ति मिलती। अंबेडकर ने ये बात बिल्कुल साफ कही थी। राष्ट्र की स्वतंत्रता का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक उसके सबसे शोषित वर्गों को आज़ादी का एहसास ना हो। तो इसलिए जहां कई राष्ट्रवादी नेता बाहरी दुश्मन यानी अंग्रेजों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं अंबेडकर का मानना था कि असली लड़ाई तो देश के भीतर मौजूद सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ है। उनका साफ मानना था कि इसके बिना एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आइए अब इन दोनों दृष्टिकोणों को सीधे आमने सामने रखते हैं और इनके बीच के जो बुनियादी फर्क हैं उन्हें समझते हैं। चलिए इन विचारों के अंतर को और करीब से देखते हैं। सावरकर के लिए एकता का आधार था साझा कल्चर, जबकि अंबेडकर के लिए सामाजिक भाईचारा और बराबरी। सावरकर सबसे बड़ी रुकावट ब्रिटिश शासन को मानते थे, तो अंबेडकर जाति व्यवस्था को। अल्पसंख्यकों पर भी दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। सावरकर का लक्ष्य था एक हिंदू राष्ट्र, जबकि अंबेडकर का लक्ष्य था एक ऐसा समाज जहां हर कोई, हर इंसान, हर तरह के उत्पीड़न से आज़ाद हो। और जानते हैं, ये बहस सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जिंदा है और आधुनिक भारत की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सावरकर के हिंदुत्व के विचार का असर 1925 में बने RSS और बाद में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के विचारधारा पर देखा जाता है। स्रोतों के अनुसार 2019 में अनुच्छेद 370 का हटना और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का लागू होना, इन जैसी नीतियों को इसी वैचारिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ माना जाता है। और दूसरी तरफ अंबेडकर का सामाजिक न्याय का नजरिया वो आधुनिक भारत के सबसे अहम दस्तावेज यानी भारतीय संविधान की नींव बना। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये सिद्धांत जो उनके राष्ट्रवाद के केंद्र में थे, आज भारत के कानूनी और नैतिक ढांचे का आधार हैं। तो ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है
ये जो ऐतिहासिक बहस है ना, ये असल में एक अधूरी बातचीत है, एक अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन। भारत के सामने आज भी वही मौलिक सवाल खड़ा है, क्या एक राष्ट्र की पहचान उसकी साझा संस्कृति से बनती है या फिर सभी नागरिकों के लिए बराबर अधिकारों से? ये तनाव आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। कोई भी देश अपनी सामूहिक पहचान और अपने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन, सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को खुद अपने लिए खोजना पड़ता है।